नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, जो कि सेमेस्टर नंबर 4 का एक सब्जेक्ट है, उसकी यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करना है। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कोल्ड वॉर, कॉजेज, फेजेस एंड केस स्टडीज। ठीक है। देन पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद का जो एरा था उसको डिस्कशन करना है। देन नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज यूरोपियन यूनियन, सार्क एंड एशियन एंड ब्रिक्स। देन आता है आपका इंटरनेशनल टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, पोस्ट 9/11 डेवलपमेंट्स एक्सेट्रा। ये सारे आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कोल्ड वॉर। तो बेसिकली कोल्ड वॉर अगर हम देखें तो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें तो नाम से क्या क्लियर हो रहा है, कोल्ड वॉर का मतलब जहां पर वेपन्स का यूज नहीं हो रहा, मतलब एक ठंडा वॉर है। ठंडा वॉर का मतलब वॉर से पहले वाली काइंड ऑफ सिचुएशन है जहां पर मिलिट्री पावर्स और वेपन्स का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। कोल्ड वॉर was a state of geopolitical tension and ideological rivalry between United States and its western allies and Soviet Union। ठीक है। तो बेसिकली कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था? यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है। देन कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मिलिट्री एक्शंस। ठीक है। तो इसलिए उसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। ठीक है। देन उसके बाद कॉजेज ऑफ वॉर क्या था? सबसे पहले समझते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। क्या यूएसए के पास कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट्स थी, और यूएसएसआर के पास क्या था? कम्युनिज्म, स्टेट कंट्रोल एंड वन पार्टी सिस्टम था। मतलब दोनों की आइडियोलॉजीज अगर आप देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो पावर वैक्यूम हुआ, मतलब पावर वहां पर लोग गेन करना चाहते थे। मतलब यूएस और यूएसएसआर दोनों ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस थी, और यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहते थे। ठीक है। तो कोलैप्स ऑफ यूनियन यूरोपियन एम्पायर्स लेफ्ट ऑफ वैक्यूम फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ठीक है। तो ग्लोबल लीडरशिप की बात थी, पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन पे लीडरशिप, एक वर्चस्व स्थापित करना है। तो कौन करेगा? यूएसए करेगा, यूएसएसआर करेगा। ठीक है। तो दोनों ही इस रेस पे बढ़ गए आगे। देन उसके बाद आगे आए तो आर्म्स रेस और मिलिट्री एक्सपेंशन की एक रेस थी जिसकी वजह से कोल्ड वॉर चल रहा था। देन म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी डिलेमा था, मतलब यूएसए और यूएसएसआर के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से दे वर हैविंग अ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, मतलब जहां पर एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद सोवियत कंट्रोल ओवर ईस्टर्न यूरोप इंक्रीज्ड वेस्टर्न फेयर्स। ठीक है। तो जो सोवियत यूनियन का ईस्टर्न यूरोप पे कंट्रोल था उससे वेस्टर्न फेयर्स बढ़ रहे थे, मतलब वेस्टर्न यूरोप पे फेयर्स बढ़ रहे थे। ठीक है। देन इकोनॉमिक राइवलरी थी, बिकॉज मार्शल प्लान, यूएस एड टू यूरोप वर्सेस कॉमेकॉन, दैट इज सोवियत एड सिस्टम। तो बेसिकली दो पावरफुल कंट्रीज थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो एक था जब यूएस जो है वो एड कर रही थी यूरोपियन नेशंस को, तो वहां पर क्या था? वो मार्शल प्लान था। और जो सोवियत एड सिस्टम था उसको दोनों को ही, क्योंकि जो ज्यादा एड करेगा उसके पास ज्यादा पावर हो जाएगी। ठीक है। देन यूएसएसआर व्यूड वेस्टर्न इकोनॉमिक एड एज अ थ्रेट टू कम्युनिज्म। ठीक है। सिंस यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजिकल बिलीफ था वो कम्युनिज्म था। ठीक है। तो उसने क्या देखा कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक एड है वो क्या है? वो कम्युनिज्म के लिए थ्रेट है, मतलब उसकी आइडियोलॉजी के लिए एक थ्रेट है। देन फेजेस अगर देखें तो क्या क्या है? सबसे पहला अर्ली कोल्ड वॉर फेज, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स हुआ, दैट इज नाटो एंड वार्सो पैक्ट। ठीक है। देन उसके बाद बर्लिन ब्लॉकेड हुआ, देन कोरियन वॉर हुआ एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। तो यही जो टाइम था, ये जो एरा था, इसमें पीक ऑफ न्यूक्लियर टेंशन था, मतलब सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेंशन इसी एरा में था, दैट इज इन 1962, दैट इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। देन उसके बाद द पीरियड बिटवीन 1962 से 1979, जिसको टेटेंटे बोलते हैं, दैट इज द पीरियड ऑफ रिलैक्स टेंशन एंड डिप्लोमेसी। सिंस यहां पर आपको याद रखना है कि मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं हुई थी तो डिप्लोमेसी ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है। देन स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स, देन यूएस चाइना रेप्रोचमेंट। तो यूएस चाइना रेप्रोचमेंट का मतलब क्या हुआ? जब यूएस और चाइना के बीच में दोस्ती हुई, सिंस यूएसएसआर के खिलाफ थे यूएस एंड चाइना बोथ, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है। देन उसके बाद रिन्यूड कन्फ्रंटेशन, मतलब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। तो सोवियत यूनियन ने अपनी पावर को एक्सपेंड करते हुए अफगानिस्तान में इन्वेजन किया। देन रीगन डॉक्ट्रिन, दैट इज यूएस सपोर्ट एंटी कम्युनिस्ट इंसर्जेंसीज। सिंस कम्युनिस्ट अप्रोच वाज ऑफ यूएसएसआर, तो यूएसए जो है एंटी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करता था। देन आर्म्स बिल्डअप एंड स्टार वॉर्स इनिशिएटिव, तो ये हुआ। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है? एंड ऑफ द कोल्ड वॉर हुआ। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वाला एरा है 1985 से लेकर 1991 तक। ठीक है। जिसमें क्या हुआ? तो गोर्बाचेव रिफॉर्म को अगर देखें तो ग्लासनोस्ट, दैट इज ओपननेस, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू, किसको रिस्पॉन्सिबल है? टू द इंडिविजुअल्स, टू द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट स्टेप लेती है तो वो इंडिविजुअल्स के लिए अकाउंटेबल है कि वो स्टेप क्यों ले रही है, एज वेल एज द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोवियत। तो सोवियत का जो एरिया था उसको रिस्ट्रक्चर किया, सिंस वहां पे कम्युनिस्ट अप्रोच को खत्म किया एंड वहां पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया। ठीक है। देन उसके बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ। आफ्टर दिस रिकंस्ट्रक्शन या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोवियत, तो वहां पे सोवियत यूनियन का वहां पे प्रॉपर डिसोल्यूशन हो गया। देन केस स्टडीज अगर देखें तो क्या है? सबसे पहला आता है कोरियन क्राइसिस।
कोरियन क्राइसिस का मतलब क्या है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कोरिया वाज डिवाइडेड एट 38th पैरेलल, मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवीजन हुआ, बैक बाय यूएसएसआर एंड चाइना को नॉर्थ कोरिया ने बैक किया एंड साउथ कोरिया को यूएसए ने बैक किया। देन व्हाट हैपेंड, नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड साउथ कोरिया इन जून 1950, तो 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे इन्वेजन कर लिया एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेड बाय यूएस ऑथराइज्ड मिलिट्री इंटरवेंशन, तो वहां पर साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट, क्योंकि यूएसए वाज द सपोर्टर ऑफ द साउथ कोरिया, तो वहां पर उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूएस के अंडर ही आता है काइंड ऑफ, ठीक है, तो उसने वहां सर मिलिट्री एक्शन को स्टार्ट कर दिया। देन चाइना एंटेड द वॉर ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया के बिहाफ पे चाइना ने वॉर में एंटर किया। देन आउटकम क्या हुआ इसका, स्टेलमेट, दैट इज काइंड ऑफ चेकमेट, जहां पर चलने की कोई जगह ना हो, जहां पर कोई चाल की कोई औपचारिकता ना बची हो, ठीक है। नो पीस ट्रीटी साइंड एंड वहां पर कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई एंड डिवीजन रिमेन्ड लीडिंग टू टुडेज टू कोरिया, ठीक है, तो डिवीजन अभी भी है और आज की डेट में भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग है, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस अगर देखें तो फर्स्ट मेजर प्रॉक्सी वॉर ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड विलिंगनेस ऑफ सुपर पावर्स टू फाइट इनडायरेक्ट वॉर्स, तो यहां पर डायरेक्ट वॉर तो नहीं हुआ, मिलिट्री इंटरवेंशन डायरेक्ट तो नहीं हुआ, पर ये इनडायरेक्ट वॉर था बिटवीन द टू सुपर पावर्स। देन वियतनाम क्राइसिस हुआ इन बिटवीन, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। वियतनाम डिवाइडेड इनटू नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, ठीक है, नॉर्थ कम्युनिस्ट था तो सोवियत एंड चाइना एंड साउथ जो था वो यूएसए के थ्रू बैक था, ठीक है। देन क्या हुआ, यूएस एस्केलेटेड इन्वॉल्वमेंट अंडर डोमिनो टेरिटरी, ठीक है, तो यूएस ने अपना जो है इन्वेजन चालू किया एंड मैसिव यूएस ट्रूप डिप्लॉयमेंट किया इन दैट एरिया। देन गुरिल्ला वॉरफेयर बाय नॉर्थ वियतनाम एंड वियतकॉन्ग, ठीक। देन उसके बाद आउटकम क्या है, विड्रॉल हुआ यूएस का इन 1973 आफ्टर पीस टॉक, तो पीस टॉक के एस्टैब्लिशमेंट के बाद यूएसए ने विड्रॉल किया एंड फॉल ऑफ सैगोन, दैट इज वियतनाम यूनिफाइड अंडर कम्युनिस्ट रूल, तो वियतनाम का यूनिफिकेशन हो पाया पर कोरिया का नहीं, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस क्या आया, मेजर डिफीट फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी सिंस यूएस को वहां से विड्रॉ करना पड़ा, ट्रिगर्ड एंटी वॉर मूवमेंट्स इन वेस्ट, ठीक है, एंड शोड लिमिट्स ऑफ मिलिट्री पावर इन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो जहां पर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां पर जो मिलिट्री पावर है उसकी भी एक लिमिटेशंस है, वहां पर मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा इंटरवेन नहीं कर सकती। देन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को देखते हैं, वो क्या है, क्यूबा बिकेम कम्युनिस्ट अंडर फाइडल कैस्ट्रो, सो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द क्यूबा, ठीक है। देन यूएसएसआर बिगेन इंस्टॉलिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा जस्ट 90 miles from US, तो क्यूबा वाज अ प्लेस विच वाज जस्ट 90 miles from the US और वहां पर यूएसएसआर ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करने के बाद ही वाज द प्रेसिडेंट और ये जो था वो कम्युनिस्ट सपोर्टर था एंड उसके बाद यहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स का एस्टैब्लिशमेंट होने लगा टू डेटर द यूएस, ठीक है। देन हुआ क्या, यूएस इंपोज नेवल ब्लॉकेड ऑन क्यूबा, ठीक है, नेवल वहां पे मिलिट्री आई एंड देन 13 days ऑफ टेंस स्टैंड ऑफ बिटवीन कैनेडी दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है, तो वहां पे 13 डेज का टेंस सिचुएशन रहा। देन आउटकम क्या आया, यूएसएसआर रिमूव्ड मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा, यूएसएसआर को विड्रॉ करना पड़ा एंड यूएस सीक्रेटली एग्रीड टू रिमूव मिसाइल फ्रॉम टूर, ठीक है। देन उसका सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्लोजेस्ट द वर्ल्ड केम टू न्यूक्लियर वॉर, ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियर वॉर की बहुत क्लोज स्थिति थी जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए जा सकते थे, लेड टू आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट लाइक न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, तो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यहीं पे साइन हुई जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट करना भी अलाउड नहीं था, न्यूक्लियर पावर बनना अलाउड नहीं कर मना कर दिया गया। देन गल्फ वॉर को देखें, गल्फ वॉर को डिस्कस करते हैं, 1990 से 1991 का पीरियड है, दैट इज पोस्ट कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट विद कोल्ड वॉर लेगेसी, ठीक है, तो कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन वाली कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर द वॉर, तो बैकग्राउंड क्या था, इराक अंडर सद्दाम हुसैन इन्वेडेड कुवैत ऑन अगस्त 1990, then UN condemned this invasion and US led coalition forces, ठीक है, since Iraq was a place जहां पर US का इंटरेस्ट था तो वहां पर US ने उस चीज को विड्रॉ किया। देन क्या हुआ, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च हुआ एंड मैसिव एयर एंड ग्राउंड असॉल्ट ड्रोव इराक आउट ऑफ कुवैत, ठीक है, तो कुवैत से इराक को बाहर निकाल दिया गया। देन आउटकम क्या हुआ, क्विक विक्ट्री फॉर यूएस लेड फोर्सेस, ठीक है, यूएस की जीत हो गई, सद्दाम रिमेन्ड इन पावर। देन यूएस एस्टैब्लिश मिलिट्री प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट, तो वहां पर कुवैत को भी यूएसए ने एक तरीके से अपना मिलिट्री वहां पर एस्टैब्लिशमेंट करा। देन सिग्निफिकेंस क्या हुआ, फर्स्ट मेजर यूएन कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन था सिंस यूएस वाज द सिक्योरिटी काउंसिल का लीडर। देन डिमॉन्स्ट्रेटेड यूनिपोलर मूवमेंट यूएस एज ग्लोबल सुपर पावर आफ्टर कोल्ड वॉर, ठीक है, तो वहां पर यूएस ने अपनी बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिखाई एंड रिफ्लेक्टेड कोल्ड वॉर डायनामिक्स इन मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड अलायंस, ठीक है, तो बेसिकली ये था। देन उसके बाद द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो फर्स्ट टॉपिक इसी के साथ हमारा ओवर हो जाता है, तो वीडियो पॉज करके एक बार कंक्लूजन पढ़ लेना। देन चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, इराक वॉर, यूएस हेजेमनी एंड राइज ऑफ जापान एंड चाइना, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखें अगर क्या है, पोस्ट कोल्ड वॉर का समझते हैं। कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन हो गया इन 1991। देन दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू ग्लोबल ऑर्डर, सिंस एक बहुत बड़ी पावर का डिसोल्यूशन हुआ तो वहां पर क्या है, एक नया ऑर्डर, एक नया सोशल ऑर्डर बनेगा, ऑफन कॉल्ड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, तो यूनिपोलर डोमिनेंस ऑफ यूएस था सिंस इट वाज द ओनली कंट्री
जो यूएसएसआर के बाद एक पावरफुल डोमिनेंट कंट्री बची। द इमर्जेंस ऑफ न्यू ग्लोबल पावर लाइक चाइना एंड जापान, ये इमर्ज हुए लाइक अ ग्लोबल पावर जो कि यूएस के सामने टक्कर ले रहे थे। एंड इंक्रीजिंग फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, रीजनलिज्म एंड इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या है, सिंस इकोनॉमी इज द मेजर फैक्टर कि कोई कंट्री कितनी पावरफुल है, तो यहां पर ये जो जापान और चाइना थे ये एक इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, देन इराक वॉर देखें तो डिफाइनिंग पोस्ट कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट बैकग्राउंड अगर देखें, सद्दाम हुसैन इन इराक हैड ऑलरेडी इन्वेडेड इन कुवैत लीडिंग टू गल्फ वॉर। ठीक है, जिसकी वजह से गल्फ वॉर हुआ। एंड देन पोस्ट 9/11 द यूएस एक्यूज इराक ऑफ, तो यूएस ने इराक पे कुछ एक्यूजेशंस लगाए, क्या क्या थे, पोजेसिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे उनके पास, इराक के पास। देन हैविंग लिंक्स टू टेररिस्ट ग्रुप लाइक अल कायदा। ठीक है, तो बेसिकली वहां पर इराक के ऊपर 2-3 वहां पर एलिगेशंस लगाए बाय द यूएस। देन क्या हुआ, यूएस लेड कोalition इंक्लूडिंग द यूके इन्वेडेड इराक इन मार्च 2003, तो वहां पर इराक का इन्वेजन किया बाय द यूएस। देन सद्दाम हुसैन रेजिम वाज ओवरथ्रोन विद इन वीक्स। ठीक है, सिंस एलिगेशंस वर वेरी मेजर, देन no WMD were found, prolonged insurgency and civil conflict follow। ठीक है, आफ्टर द इन्वेजन वहां पर कोई भी ऐसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। ठीक है, और वहां पर सिविल कंफ्लिक्ट चलता रहा। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एज स्टेटेड बाय यूएस, इस पूरे कृत्य के, इस पूरी एक्टिविटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, डिसआर्म इराक ऑफ WMD, दैट इज द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उससे उसको डिसआर्म करो, उसको खत्म करो। एंड सद्दाम्स रेजिम एंड प्रमोट डेमोक्रेसी इन मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो वहां पर भी डेमोक्रेसी आए, उनसे जो उनके पास खतरनाक मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार हैं उनको खत्म किया जाए। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, इराक डिसेंडेड इनटू क्योस, सेक्रेटेरियन वायलेंस एंड इवेंचुअली अ सिविल वॉर वहां पर शुरू हो गया। देन राइज ऑफ ISIS हुआ। देन यूएस क्रेडिबिलिटी वाज डैमेज इंटरनेशनली। ठीक है, तो यूएस पे लोगों ने शक करना चालू कर दिया कि अगर हल्का सा भी कोई भी कंट्री इसके अगेंस्ट जाएगी तो उसके ऊपर ये इन्वेजन चालू करेगा। देन मैसिव ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक ट्रोल हुआ, तो वहां पर ये सारे इश्यूज हुए। देन सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या था, मार्क द शिफ्ट टुवर्ड्स यूनिलैटरल एक्शन बाय द यूएस, तो यहां पर यूएस का ही यूनिलैटरल एक्शन था, सिर्फ यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी वो यूएस के थ्रू लेड होती थी। एंड एक्सपोज द लिमिट्स ऑफ मिलिट्री पावर एंड चैलेंजेस ऑफ अ नेशन बिल्डिंग, तो नेशन बिल्डिंग के लिए क्या क्या चैलेंजेस है और मिलिट्री पावर की क्या क्या लिमिट्स है उसको एक्सपोज किया इस फॉर्म में। एंड देन वाइडली सीन एज मिसयूज ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर हेजिमनी, तो पोस्ट कोल्ड वॉर जो एक सिंपल सी बात है कि भाई पोस्ट कोल्ड वॉर जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तब उसके बाद सिर्फ एक ही पावरफुल कंट्री बची, तो उसमें जब एक ही तानाशाह है तो वो ही अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है ना। ठीक है, देन उसके बाद यूएस हेजेमनी इन पोस्ट कोल्ड वॉर देखें तो क्या है, सबसे पहले हेजेमनी का मतलब समझते हैं, रेफर्स टू डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर अदर्स इन इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्फीयर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो मेजर स्फीयर्स ऑफ अ नेशन है उन सभी स्फीयर्स पे एक पर्टिकुलर नेशन का कंट्रोल है, चाहे देश कोई भी हो पर कंट्रोल एक का ही है। उसका इन्फ्लुएंस इस हद तक है कि उसके सारे डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्या क्या, इकोनॉमिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, अगर इकोनॉमिक से बात नहीं मानी तो मिलिट्री, देन मिलिट्री से नहीं मानी तो पॉलिटिकल एंड सो कल्चरल। ठीक है, देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो मिलिट्री में देखें लार्जेस्ट डिफेंस बजट था यूएस का एंड ग्लोबल मिलिट्री बेस था, नाटो लीडरशिप थी। देन इकोनॉमिक देखें, डॉलर एज अ ग्लोबल करेंसी था, अभी भी है। ठीक है, कंट्रोल ओवर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एंड वर्ल्ड बैंक के ऊपर कंट्रोल है यूएस का। देन उसके बाद कल्चरल अगर देखें तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस टू हॉलीवुड, इंटरनेट, एजुकेशन एटसेट्रा। ठीक है, देन टेक्नोलॉजिकल अगर देखें, लीडरशिप इन इनोवेशन, बिग टेक, जो आज की डेट में भी गूगल, एप्पल वगैरह सब यूएस की कंपनी है। एंड देन पॉलिटिकल में देखें, एजेंडा सेटिंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, UN, WTO एटसेट्रा, सिंस यूएस इज अ परमानेंट मेंबर। ठीक है, देन हेजेमनी एक्शंस अगर देखें तो क्या है, बल्कान इंटरवेंशन, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर, ग्लोबल अराउंड टेरर। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किए। आप अगर चाहो तो फॉर इम्प्रोवाइजिंग योर आंसर्स आप इसको मेंशन कर सकते हो इन द एग्जाम्स एंड अ बिट ऑफ सेंटेंसेस, तो उसमें एक बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देन चैलेंजेस क्या है, सबसे पहला राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जैसे यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड इंडिया ये बढ़ रहे थे उस ड्यूरेशन में। देन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ इन 2008, एंड देन फेलियर इन इराक एंड अफगानिस्तान हुआ, एंड सॉफ्ट पावर इरोजन ड्यू टू यूनिटेरिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये चैलेंजेस थे यूएस के एक लौता पावर बने रहने में। देन राइज ऑफ जापान को समझते हैं, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ, इकोनॉमिक मिरेकल हुआ, कैसे जापान राइज करने लगा, जापान एक्सपीरियंस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हुई जापान में और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छी हुई सिंस इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ठीक है, देन लार्जेस्ट इकोनॉमी हुई बाय द 1980। देन उसके बाद फीचर्स अगर देखें तो हाईटेक इंडस्ट्रीज है, अभी भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देखो तो कई सारी आपको वीडियोस ऐसे दिखेंगे कि जापान अभी भी बहुत आगे के टाइम पे जी रहा है। ठीक है, देन स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, देन स्टेबल डेमोक्रेसी अलाइंड विद यूएस है। ठीक है, देन उसके बाद आओ लिमिटेशंस क्या क्या है, सबसे पहला लॉस्ट डिकेड है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्टैग्नेशन। ठीक है, देन एजिंग पॉपुलेशन है, लो बर्थ रेट है जापान का, देन
लिमिटेड पोस्ट मिलिट्री रोल है ड्यू टू पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली शांति प्रिय कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके हिसाब से वॉर इज द वर्स्ट थिंग, तो इसलिए वहां पर जो है मिलिट्री रोल उतना ज्यादा नहीं है। देन करंट रोल अगर देखें तो मेजर प्लेयर इन ग्लोबल ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, ऑब्वियसली हम समझ चुके हैं इस बात को। देन स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एक्टर है इन ईस्ट एशिया एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो राइज ऑफ चाइना को समझे, तो राइज ऑफ चाइना था मोस्ट सिग्निफिकेंट पोस्ट कोल्ड वॉर डेवलपमेंट था। टाइमलाइन देखें, सबसे पहले 1978 को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर जियोपिंग दैट इज सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देन 2001 में क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ में एंट्री हुई, ओपन मार्केट्स टू द वर्ल्ड, जब चाइना की मार्केट सबके लिए खुल गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। देन 2000 से लेकर प्रेजेंट तक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हुआ, अभी तक होता ही जा रहा है। ठीक है, देन एस्पेक्ट्स देखें तो क्या क्या आता है, सबसे पहले इकोनॉमी देखें तो नाउ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना। देन मिलिट्री देखें तो बेसिकली पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना के पास, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी की पर्सनल आर्मी है। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी अगर देखें तो लीडर्स इन 5G, AI एटसेट्रा एटसेट्रा। देन डिप्लोमेसी अगर देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना का है, प्रेजेंट इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एटसेट्रा। सॉफ्ट पावर देखें तो मीडिया आउटरीच, कल्चरल डिप्लोमेसी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो चाइना का डेवलपमेंट है और डोमेन है वो डिस्कस हो गया। देन ग्लोबल इंप्लीकेशंस अगर देखें तो इमर्जेंस ऑफ बाइपोलर एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अब ग्रो कर रही थी। देन यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी सिंस China was a competitor of the US. Then tensions over Taiwan, Indo-Pacific, trade and cyber security. तो इसके बेसिस पे टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। Then comparative table है, that is US hegemony and China's rise। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। मिलिट्री अगर देखें तो यूएस के पास ग्लोबल बेस थे, नाटो लीडर था। देन रीजनल असर्टिव से एंड ग्रोइंग नेवी थी चाइना की। देन इकोनॉमी अगर देखें सर्विस प्लस टेक, डॉलर डोमिनेंस था और ये क्या था, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड सरप्लस बना चाइना। देन पॉलिटिक्स अगर देखें तो लिबरल डेमोक्रेटिक लीडरशिप थी और यहां पर चाइना में क्या था, वन पार्टी रूल, दैट इज अ कम्युनिस्ट रूल थी। ठीक है, देन सॉफ्ट पावर अगर देखें तो हॉलीवुड यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा और चाइना में लिमिटेड थ्री गोइंग वाया कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स। देन उसके बाद स्ट्रेटेजी अगर देखें तो इंटरवेंशनिज्म, अलायंसेस एटसेट्रा, ये इसकी स्ट्रेटेजी थी, मतलब दोस्त बढ़ाओ, लोगों को अपने अपने मिलिट्री बेस जो है बढ़ाओ, ज्यादा जगह लगाओ। और चाइना का क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी थी। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो ये आ जाता है इस टॉपिक का कंक्लूजन। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ओवर हो जाता है। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, नाम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें, इट इज अ फोरम ऑफ कंट्रीज दैट चूज नॉट टू फॉर्मली अलाइन विद ईदर यूनाइटेड स्टेट लेड वेस्टर्न ब्लॉक और सोवियत ईस्टर्न ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने ना यूएस को चुना ना यूएसएसआर को चुना, वो न्यूट्रल थी, मतलब उन्हें ना इससे मतलब ना उससे मतलब, जो जीते अपने काम से जीते। ठीक है, देन नाम वाज a product of decolonization, Cold War tensions and desire of newly independent nations to maintain sovereignty, autonomy in foreign policy। ठीक है, तो बेसिकली वो कंट्रीज थी जिनके पास अभी तक कुछ भी ऐसा था नहीं कि वो किसी को सपोर्ट करें, और वो ये चाहते थे कि उनकी जो सोवरेनिटी है वो बनी रहे और उनकी फॉरेन पॉलिसी बनी रहे, ताकि वो भी भविष्य में अपने आप को बढ़ा सके। ठीक है, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ वो बाइपोलैरिटी वहां पे बढ़ी और यूएसए और यूएसएसआर वहां से बना। देन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका डिड नॉट वांट टू बी पॉन्स इन दिस राइवलरी। वो इस युद्ध के या इस दुश्मनी के वो प्यादे नहीं बनना चाहते थे, सिंस वो उनके पास प्यादा बनने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, तो मतलब अगर वो बनते तो प्यादा ही बनते और वो मारे जाते फालतू में। ठीक है, लीडर्स ऑफ दिस नेशंस इनविजन्ड अ थर्ड पाथ दैट इज नॉन अलाइनमेंट। तो उन्होंने थर्ड रास्ता चुना, तीसरा रास्ता, कि भाई हमें मतलब नहीं है कौन किससे क्या लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है। ठीक है, देन फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस देखें तो फर्स्ट नाम समिट हेल्ड इन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया इन 1961। तो अटेंडेड बाय 25 कंट्री ने अटेंड किया था। फाउंडिंग लीडर्स कौन थे ये देख लेना आप, फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम आपको इंडिया का पता होना जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स अगर देखते हैं तो कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेंटेन इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी। तो जो फॉरेन पॉलिसी है ऑफ द नेशन, क्योंकि अभी अभी आजादी मिली है, कॉलोनी से अभी अभी छुटकारा मिला है, तो वहां पर आप जो है फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करके चलो। प्रमोट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड डिसआर्मामेंट, तो वहां पे हथियार उठाने की जरूरत नहीं है और पीसफुली कोएग्जिस्ट करो बाकी कंट्रीज के साथ, क्योंकि आप उनके साथ कॉम्पिटिट अभी नहीं कर सकते हो। देन एंटी कॉलोनिज्म, एंटी रेसिज्म एंड सोवरेनिटी को मेंटेन करो, सपोर्ट करो। देन सपोर्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट को इंकरेज करो, सपोर्ट करो। देन रिड्यूस टेंशन बिटवीन सुपर पावर्स, जो सुपर पावर्स है उनके बीच में टेंशन को रिड्यूस करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप न्यूट्रल हो जाओ, क्योंकि अगर आपने किसी का सपोर्ट किया तो अपोजिशन उससे भड़केगा ही। ठीक है, देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे समझ लेते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है
उसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट दो, दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर मत करो और सोवरेनिटी में इंटरफेयर नहीं करो, ठीक है। देन नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, तो जो नेशन के इंटरनल अफेयर्स है उस पर भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। देन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होना चाहिए, ताकि क्या हो, युद्ध की स्थिति ना आए। देन प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड कॉपरेशन होना चाहिए, जो कॉपरेट करना है दूसरे के साथ ताकि दोनों का इंटरेस्ट डेवलप हो सके। देन रिजेक्शन ऑफ मिलिट्री अलायंस विद मेजर पावर्स, ठीक है, तो मिलिट्री अलायंस को रिजेक्ट करो ताकि आप पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सको। एंड सपोर्ट फॉर यूएन एंड इंटरनेशनल लॉ, तो यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट करना है सिंस वो कलेक्टिव एक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद आगे आते हैं तो क्या आता है, मेंबरशिप एंड स्ट्रक्चर्स अगर देखें तो क्या था इनका, सबसे पहले 120 कंट्रीज जो है वो नाम मेंबर्स हैं। देन रिप्रेजेंट ओवर 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो बेसिकली वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उसकी 55% है। देन ऑब्जर्वर्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, अफ्रीकन यूनियन एंड अरब लीग एटसेट्रा। देन स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्या क्या है इसमें, नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऐसी कोई चीज नहीं है। वर्क्स थ्रू समिट कॉन्फ्रेंस, एवरी 3 इयर्स में समिट और कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसका डिसीजन या फिर बोले तो एक गोल डिसाइड किया जाता है। देन कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो है एट यूएन इन न्यूयॉर्क, मैनेजेस एक्टिविटीज बिटवीन समिट्स, तो समिट्स के बीच में जो एक्टिविटीज होती हैं वो थ्रू यूएन होती हैं इन द न्यूयॉर्क, वहां से मैनेज होती है। देन उसके बाद रेलेवेंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर देखें तो क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, रिप्रेजेंटेड न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, तो जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे उनको रिप्रेजेंट करता है। देन मीडिएटिंग फोर्स है, रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशन थ्रू न्यूट्रलिटी, सिंस कुछ देश न्यूट्रल हो गए जिसकी वजह से जो बाकी देश थे वो उससे इफेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो एक कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी, मतलब दो जो पार्टीज थी उनके बीच में कुछ टेंशन कम हो पाई क्योंकि उनकी सेना उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई। देन सपोर्ट फॉर लिबरेशन मूवमेंट, ठीक है, दैट इज बैक्ड एंटी कॉलोनियल एंड एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल्स, ठीक है। देन उसके बाद प्रमोट डिसआर्मामेंट, तो हथियार को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। कॉल फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन को ना यूज करे। एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को उन्होंने प्रमोट किया। देन बैलेंस डेवलपमेंट हुआ, एडवोकेटेड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, दैट इज एनआईयू, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो क्या आता है, चैलेंजेस अगर देखते हैं, सबसे पहले इंटरनल डिफरेंसेस थे, सिंस इंटरनल डिफरेंसेस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद सुपर पावर इन्फ्लुएंस, सम मेंबर्स टिल्टेड टुवर्ड्स यूएस और यूएसएसआर इन प्रैक्टिस, ठीक है, तो बेशक उन्होंने किसी का सपोर्ट नहीं किया पर इन जनरल प्रैक्टिस दे शिफ्टेड ईदर टुवर्ड्स यूएस और यूएसएसआर, कुछ मेंबर्स, ठीक है। देन लैक ऑफ इन्फोर्समेंट था, सिंस कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं था या फिर कोई बाइंडिंग मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है। देन उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर रेलेवेंस अगर देखें तो क्रिटिक्स आर्ग्यू नाम लॉस्ट इट्स पर्पस आफ्टर 1991, तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसका पर्पस भी खत्म हो गया। देन एवोल्यूशन अगर देखें तो क्या आता है, सबसे पहला चेंजिंग फोकस, दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू डेवलपमेंट, ट्रेड एंड साउथ कॉर्पोरेशन। तो क्यों खत्म हो गया नाम, इस वजह से खत्म हो गया क्योंकि तब नॉन अलाइनमेंट से कहां पर चेंज हो गया, डेवलपमेंट के थ्रू, कि आप डेवलपमेंट, ट्रेड और साउथ कॉर्पोरेशन करना चाहते हो और आप अपने को प्रोग्रेस करना चाहते हो, ठीक है। देन एड्रेसिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी, तो जो उस वक्त ग्लोबल मुद्दे थे उसको एड्रेस किया। सिंस इस वजह से जो नाम का इंटेंशन था वो खत्म होकर के वो डेवलपमेंट के थ्रू चला गया, ठीक है। देन रिसेंट प्रायोरिटीज क्या थी, सबसे पहले मल्टीलेटरिज्म एंड यूएन रिफॉर्म, तो यूएन को रिफॉर्म करो और मल्टीलेटरल चीजें रखो क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अब इंडिपेंडेंट थी। देन अपोजिशन टू यूनिलेटरलिज्म एंड मिलिट्री इंटरवेंशंस, ठीक है, तो मिलिट्री इंटरवेंशंस को अपोज किया और को एक्जिस्टेंस पीसफुल हो ऐसा उन्होंने चूज किया। देन एडवोकेटेड फॉर फेयर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर फेयर हो, जस्टिफाइड हो, हर नेशन को एक मौका मिले, इस चीज का उन्होंने सपोर्ट किया। देन रिसेंट समिट्स अगर देखें तो वेनेजुला में हुआ एंड बाकू अजरबैजान, ठीक है। देन थीम्स इंक्लूडेड मल्टीलेटरिज्म, क्लाइमेट एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एटसेट्रा, तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन इंडिया का रोल अगर देखें, नाम क्या था, व्हाई इंडिया ज्वाइन, क्यों इंडिया ने ज्वाइन किया, सिंस वांटेड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते थे इंडिया और अपनी सोवरेनिटी को बचाना चाहते थे। अपोज्ड मिलिट्री अलायंसेस, मिलिट्री अलायंस के अपोज थे। एंड सपोर्टेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड एशियन अफ्रीकन सॉलिडारिटी, ठीक है, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते थे कि भाई हम भी एग्जिस्ट करें और साथ में और भी कंट्रीज एग्जिस्ट करें, में कोई दिक्कत नहीं है। देन कंट्रीब्यूशंस अगर देखें इंडिया के क्या थे, फाउंडिंग मेंबर एंड कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट है नाम के। देन प्रमोटेड डिसआर्मामेंट, नॉन कॉलोनिज्म एंड पीस कीपिंग, तो वो ये नहीं चाहते कि कोई भी कंट्री कॉलोनी बन जाए किसी बड़ी कंट्री की, हथियार एज वेल एज न्यूक्लियर वेपन से दूर रहो एंड पीस कीपिंग बनी रहे। देन पोस्ट कोल्ड वॉर अगर देखें तो कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन बट इंक्रीजिंगली फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ओवर फॉर्मल नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे ज्यादा फोकस किया कि ऑटोनॉमी पर्सन पे रहे, मतलब कंट्री पे रहे, ना कि सिर्फ नॉन अलाइनमेंट वाले फंडे पे चलना, ठीक है। देन यहां पे देखते हैं क्या डिफरेंस है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और न्यूट्रलिटी के बीच में, ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टैंस अगर देखें तो एक्टिवली इंगेज्ड बट नॉट अलाइंड, ठीक है, तो इंगेज्ड हैं, काम कर रहे हैं पर किसी भी एक सुपर पावर की तरफ अलाइंड नहीं है, बल्कि ये क्या है, पैसिव नॉन इन्वॉल्वमेंट इन वॉर, ठीक है, न्यूट्रलिटी का मतलब।
देन पर्पस अगर देखें तो कलेक्टिव वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ, और इसमें क्या है, लीगल स्टेटस इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी में इसी का मतलब क्या है कि आर्म्ड अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम न्यूट्रल रहेंगे। देन लीगल बेसिस अगर देखें तो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है क्या, नाम, एंड देन रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ है क्या, न्यूट्रलिटी। देन एग्जांपल अगर देखें तो इंडिया और स्विट्जरलैंड दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। देन उसके बाद द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ओवर हो जाता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इस कंक्लूजन को पूरा पढ़ लेना फॉर एग्जाम फ्रेमिंग, ठीक है। उसके बाद क्या टॉपिक आता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज यूरोपियन यूनियन, सार्क, एशियन, ब्रिक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जो इंटरनेशनल बॉडीज फॉर्म्ड बाय द कंट्रीज within a specific geographic region to promote economic, political, cultural और security cooperation। तो बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज हैं जो कि कंट्रीज ने बनाई हैं, किस लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए बनाई, ठीक है। देन इनका एम क्या है, स्ट्रेंथन रीजनल इंटीग्रेशन, तो रीजनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करो, बढ़ाओ एकजुटता को। देन कलेक्टिव डेवलपमेंट, की साथ में डेवलपमेंट हो, एंड शेयर्ड चैलेंजेस, तो अगर कोई भी अवरोध आ रहा है तो उस केस में जो चैलेंजेस है उसको एक साथ टैकल किया जाए। ग्लोबल बार्गेनिंग पावर है, मतलब ग्लोबल लेवल पे पावर है कि वो कोई भी चीज को जो ट्रेडिंग रिलेटेड है उसको बार्गेन कर सकते हैं। देन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं, दैट इज यूरोपियन यूनियन। तो ये क्या है, सबसे पहले अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज, नाम से क्लियर है। यूरोपियन यूनियन का मतलब इसमें यूरोपियन कंट्रीज आएंगी, तो ये याद रखोगे 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं इसमें। इवॉल्व फ्रॉम यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यहां से इवॉल्व हुई, एंड फाउंडेड अंडर maastricht ट्रीटी, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये फाउंड हुई। अब इसमें देखिए फीचर क्या है, सिंगल मार्केट है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल एंड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल मार्केट की सारी चीजें अवेलेबल है। देन कॉमन करेंसी क्या है, यूरोस, एंड देन यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, इलेक्टेड बॉडी दैट मेक लॉज एंड बजट्स, ठीक है। तो यहां पर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जो है उसका बजट, लॉज वगैरह डिसाइड करता है किस तरीके से वर्क करेगी। देन उसके बाद यूरोपियन कमीशन क्या है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, इन्फोर्सेस यूरोपियन यूनियन लॉज। तो यूरोपियन कमीशन जो यूरोपियन यूनियन के लॉज बन रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करेगी, एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव के लॉज को एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। देन कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज लिमिटेड जॉइंट स्टांस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, ठीक है। तो इंटरनेशनल इश्यूज पे कैसे क्या करना है ये चीज डिसाइड होगा। देन उसके बाद अचीवमेंट्स अगर देखें तो पीस एंड स्टेबिलिटी है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, एंड लीडरशिप है इन क्लाइमेट चेंज, डेटा प्रोटेक्शन एटसेट्रा, ठीक है। चैलेंजेस अगर देखें तो यूके ने एग्जिट कर लिया इन 2020। देन माइग्रेशन क्राइसिस, लोग आते जाते हैं, एंड देन राइज ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म, ठीक है। तो राइट विंग ने जो है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर ली है। देन उसके बाद आओ तो क्या है, सार्क। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो बेसिकली अगर आप मूड कोर्ट करते हो तो मूड कोर्ट में भी आपको कभी इंटरनेशनल मूड कोर्ट करने का मन हो तो वहां पर होता है सार्क लॉ कंपटीशन। तो बेसिकली जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है ये मूड कोर्ट भी कंडक्ट कराती है, ठीक है। देन उसके बाद ओवरव्यू देखें, एस्टैब्लिश इन 1985 इन ढाका। देन हेडक्वार्टर्स क्या है, नेपाल में। देन मेंबर्स कितने, 8 हैं। कौन कौन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रमोट रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया। ऑब्वियसली साउथ एशियन कॉपरेशन है तो साउथ एशिया में ही रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाने की बात हो रही है। देन इंप्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो एक दूसरे पे सोशल डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, किसका, इन सभी कंट्रीज का, इन 8 कंट्रीज का। देन रिजॉल्व इश्यूज थ्रू डायलॉग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो कोई भी अगर इशू हो रहा है इन नेशंस में तो उसको रिजॉल्व करो बाय द वर्ड्स विदाउट द वॉर, ठीक है। देन एरियाज अगर देखें तो एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा, ये सारे इनके एरियाज हैं। देन सफ्ता क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का एक काइंड ऑफ फ्री ट्रेड रूल है, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया पाकिस्तान टेंशन, ब्लॉक्स कंसेंसस एंड इफेक्टिव कॉपरेशन। तो यहां पर जो लिमिटेशंस है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने को राजी नहीं, ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान की जो रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से यहां पर इसका जो एम है, जो गोल है, वो सफर करता है, ठीक है। द लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, नो बाइंडिंग अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट डिसीजन। तो ऐसा कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है जो डिसीजन हुआ है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कराए। देन इकोनॉमिक इंबैलेंस है, क्योंकि इंडिया जो है वो डोमिनेंट ग्रुप है इन दिस ग्रुप, सार्क ग्रुप, ठीक है। देन रीसेंट स्टेटस अगर देखें तो सार्क समिट्स हैव बीन इरेगुलर। तो इरेगुलर समिट्स होते हैं, लास्ट कब हुआ, 2014 में हुआ। देन इंडिया प्रेफर्स बिम्स्टेक एज अ मोर फंक्शनल ऑल्टरनेटिव। दिस इज द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इंडिया जो है इसको प्रेफर करता है रेदर देन सार्क को, ठीक है। देन एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उनका एसोसिएशन को नाम दिया गया एशियन। तो व्यू क्या है, फॉर्म्ड इन 1967, बैंकॉक डिक्लेरेशन में फाउंड हुआ। देन मेंबर्स कौन है, मेंबर्स अगर देखें तो बेसिकली 10 मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स लिस्ट है, ये देख लेना आप लोग।
देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहला प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ऑब्वियसली कोई भी कॉर्पोरेशन बनी है तो लड़ने के लिए तो नहीं बनी होगी, ठीक है। देन एक्सेलरेट सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली जो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट है इस कॉर्पोरेशन में जो जो मल्टीपल लोग या फिर जो जो कंट्रीज इन्वॉल्व है उनका डेवलपमेंट हो। देन क्रिएट रीजनल आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। देन फीचर्स क्या आते हैं, सबसे पहला एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, रिड्यूस टैरिफ अमंग दीज मेंबर्स। देन एशियन +3 दैट इज इंक्लूड चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। देन डायलॉग पार्टनरशिप क्या है, विद इंडिया, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ इनकी पार्टनरशिप्स है। देन नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी है, मतलब मेंबर्स अवॉइडिंग इंटरफेरेंस इन ईच अदर स्टेट अफेयर्स, ठीक है। तो जो स्टेट के अफेयर्स हैं यानी कि जो कंट्री के अफेयर्स हैं उसमें जो मेंबर्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करते, सिर्फ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पे या फिर कलेक्टिव डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। देन अचीवमेंट क्या है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, मैनेज रीजनल टेंशंस, ठीक है, साउथ चाइना सी का जो टेंशन था उसको मैनेज किया। एंड इंपॉर्टेंट प्लेयर इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, ठीक है, तो ग्लोबल डिप्लोमेसी में इंपॉर्टेंट प्लेयर है बिकॉज इट इज हैविंग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ठीक है। देन चैलेंजेस क्या है, ह्यूमन राइट्स कंसर्न, ठीक है। देन चाइनाज एग्रेशन इन मैरिटाइम जोन्स, ठीक है, एंड डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये बेसिकली इसके चैलेंजेस है। देन ब्रिक्स आती है, ब्रिक्स दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है, तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है इसलिए इनफॉर्मल ग्रुप कहा गया इसको। फॉर्म्ड इन 2009, साउथ अफ्रीका ज्वाइन इन 2010, तो साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया, याद रखोगे आप लोग। देन रिप्रेजेंट्स ओवर 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ठीक है, तो जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 25% और वर्ल्ड की पॉपुलेशन में बिकॉज दीज कंट्रीज आर द पॉपुलेटेड कंट्रीज, ठीक है, तो 40% है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, मल्टीपोलर सिस्टम हो, सिर्फ यूनिलेटरल ना हो। देन रिफॉर्म ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं। एंड इंक्रीज साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो साउथ साउथ कॉर्पोरेशन को बढ़ाना चाहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका पर्पस क्या था, फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना। देन कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट दैट इज करेंसी सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस, तो अगर क्राइसिस होगा तो वहां पर करेंसी सपोर्ट होगा। देन ब्रिक्स समिट दैट इज एनुअल मीटिंग टू सेट एजेंडा एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है, जस्ट लाइक द कॉन्फ्रेंस और द मीटिंग हेल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। अचीवमेंट क्या है, प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डोमिनेंट फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, तो एक ऑल्टरनेटिव हुआ वर्ल्ड बैंक का। देन स्ट्रेंथन इकोनॉमीज एंड पॉलिटिकल टाइज अमंग द मेंबर्स, ठीक है, तो जो मेंबर्स है उनके बीच में एक अच्छे संबंध बने। देन चैलेंजेस क्या है, सबसे पहला इंटरनल डिफरेंसेस है बहुत सारे, ठीक है। देन एसिमेट्री आई दैट इज चाइना डोमिनेट्स इन इकोनॉमी एंड इन्फ्लुएंसेस, उसके पास बहुत पैसा है और उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रखी खुद की। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, तो परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो इसलिए जो इसके डिसीजंस है उसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता। देन द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, ये कंक्लूजन एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको फ्रेमिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल टेररिज्म दैट इज नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पोस्ट 9/11 डेवलपमेंट्स, ठीक है, ये समझते हैं। तो इंटरनेशनल टेररिज्म का मतलब क्या है, बेसिकली ऐसी आतंकवादी गतिविधियां जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हो रही, ठीक है। इंटरनेशनल टेररिज्म हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली इन 21st सेंचुरी particularly after 9/11 attacks in 2001, तो 2001 में जो 9/11 के अटैक हुए थे उसके बाद तो और ज्यादा, ठीक है, which marked a turning point in global security strategies, the role of non-state actors and redefinition of the state-sponsored terrorism, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आई, क्या चीज, पहला तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड जो टेररिज्म की एक्टिविटी है वो कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, डायरेक्टली बोलूंगा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग देखें, सबसे पहला डेफिनेशन, टेररिज्म इज द यूज ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस इन परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल एम्स, ठीक है, तो पॉलिटिकल एम्स के चलते सिविलियंस को अगर टारगेट किया जाए तो इसको क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो क्या है, ये टेररिज्म की एक डेफिनेशन है, ठीक है। देन उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स अगर देखें तो इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है, जैसे अलकायदा, ISIS, लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह, बोको हराम, तालिबान एटसेट्रा, ठीक है, तो ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं बिकॉज दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिज्म को एक्टिवेट करते हैं फॉर द पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। देन रोल क्या है, सबसे पहले समझते हैं, दीज ग्रुप्स कंडक्ट ट्रांसनेशनल अटैक्स, ठीक है, तो ट्रांसनेशनल अटैक मतलब जरूरी नहीं सिर्फ एक कंट्री पे हो, कई सारी कंट्री पे भी हो सकते हैं। ऑफन टारगेटिंग सिविलियंस टू गेन पब्लिसिटी एंड कोर्स गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट पे दबाव बनाना, एक प्रेशर बनाने के लिए और सिविलियंस को टारगेट करके पब्लिसिटी के लिए ये लोग काम ये करते हैं। देन दे एक्सप्लॉइट फेल्ड स्टेट्स आइडियोलॉजिकल ग्रीवेंसेस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये जो है फेल्ड स्टेट्स को, कुछ ग्रीवेंसेस को उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, फॉर एग्जांपल जिहाद के नाम पे, ठीक है। देन एग्जांपल देखें, अलकायदा 9/11 अटैक्स टारगेटेड सिंबल्स ऑफ यूएस पावर दैट इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड पेंटागन, ठीक है। देन उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि जहां पर
टेररिस्ट ग्रुप को स्पॉन्सरशिप कौन दे रहा है, पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री, मतलब कोई गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए उस टेररिस्ट ग्रुप को स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। मेथड क्या है, फंडिंग करके, ट्रेनिंग करके, आर्म्स को सप्लाई करके, हथियार देके, इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक्स को सप्लाई करके, जो इंटेलिजेंस की खबरें हैं उनको सप्लाई करके, हेवेंस एंड पॉलिटिकल सपोर्ट करके स्टेट जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, ठीक है। देन उसके बाद नोटेबल एग्जांपल्स अगर देखें तो ईरान हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग हिजबुल्लाह एंड हमास, ठीक है। पाकिस्तान हैज फोर्स्ड एलिगेशन ऑफ सपोर्टिंग ग्रुप्स लाइक लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद। देन नॉर्थ कोरिया वाज डेजिग्नेटेड अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बाय यूएस फॉर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग असैसिनेशंस एंड अब्डक्शंस, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया पर भी यूएस ने एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है पोस्ट 9/11 डेवलपमेंट्स, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो 9/11 के अटैक्स थे इन 2001 वो किसने कंडक्ट किए थे, अलकायदा ने अंडर ओसामा बिन लादेन, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, लगभग 3000 लोग मरे थे इन यूएसए। देन चेंज ग्लोबल परसेप्शन ऑफ टेररिज्म इज द मेजर सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। देन उसके बाद यूएस एंड ग्लोबल रिस्पांस क्या हुआ, वॉर ऑन टेरर, तो वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया गया यूएस के थ्रू, ठीक है। देन जॉर्ज बुश के थ्रू ये जो है लॉन्च हुआ, प्रेसिडेंट के थ्रू। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम इन अफगानिस्तान टू एलिमिनेट तालिबान एंड अलकायदा, ठीक है। अलकायदा को एलिमिनेट किया फ्रॉम द अफगानिस्तान। देन इराक वॉर हुआ ऑन एलिगेशंस ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए वहां पे जो है वॉर हुआ इराक का अगेंस्ट द यूएस, ठीक है। देन उसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी मेजर्स अगर देखें तो क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यूएस में बना हुआ है डिपार्टमेंट। स्ट्रेंथेंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी, सिंस ये लोग आते तो बाहर से ही हैं, ठीक है। सर्वेलेंस बढ़ाया। देन उसके बाद इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन देखें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस है, ठीक है, जो अगेंस्ट द टेररिज्म है। कंपेलिंग स्टेट्स टू क्रिमिनलाइज टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड हार्बरिंग, तो स्टेट्स को जो यूएन काउंसिल है या यूएन चार्टर है उसका क्या है, उसका ये सीन है कि जो स्टेट्स हैं उनको जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसको रोकना है, उसको नहीं देना पैसा, एंड उसको हार्बर भी नहीं करना है कि अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटी करके ग्रुप आ रहा है तो उसको आप आलपोस्ट नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान ये बात नहीं सुनता, ठीक है। देन ग्रेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। तो 5 आइज अलायंस है, दैट इज द इंटेलिजेंस शेयरिंग की भाई कौन सा टेररिस्ट ग्रुप कहां पे कौन सी एक्टिविटी करने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ टेररिस्ट स्ट्रेटजीज देखें तो राइज ऑफ आईएसआईएस, मतलब इमर्ज फ्रॉम chaos इन इराक एंड सीरिया, ठीक है। डिक्लेयर्ड कैलिफेट एंड अट्रैक्टेड फॉरेन फाइटर्स ग्लोबली, ठीक है। तो एक खिलाफा टाइप का इन्होंने जारी किया कि भाई हम इन सब चीजों के खिलाफ है और जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए जो भी इनको ज्वाइन करना चाहते हैं। देन यूज सोशल मीडिया फॉर प्रोपेगेंडा एंड रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो रिक्रूट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज किया। एंड इंस्पायर्ड लोन वोल्फ अटैक इन यूरोप एंड यूएस, ठीक है। तो लोन वोल्फ अटैक के पीछे इंस्पिरेशन आईएसआईएस का। देन टेररिज्म अगर देखें तो क्या, साइबर टेररिज्म अगर देखें तो क्या है, बेसिकली हथियार की जगह इंटरनेट को यूज करना, किस लिए, रेडिकलाइजेशन, प्रोपेगेंडा, रिक्रूटमेंट, फंड रेजिंग एटसेट्रा, इस सब चीजों के लिए यूज करना। देन शिफ्ट टू एसिमेट्रिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड वॉरफेयर, मतलब नॉन हायरार्किकल एंड स्मॉल ऑटोनोमस सेल्स बनाए एंड हार्डर टू ट्रैक हुए, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स है तो कितने लोगों को आप टारगेट कर पाओगे, कितने लोगों को आप ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। देन चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज अगर देखें तो ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज के चैलेंज तो है ही ऑब्वियसली, बिकॉज ह्यूमन राइट्स का ही वायलेशन होता है व्हेन द सिविलियन इज अटैक्ड फॉर अ पॉलिटिकल एजेंडा। देन टारगेट किलिंग्स एंड ड्रोन वॉरफेयर, यूएस यूज ड्रोन्स फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स, जहां पर स्ट्राइक करना चाहते हैं उसके लिए एग्जैक्ट ड्रोन का यूज किया गया, किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन इन 2011 एंड कासिम सुलेमानी इन 2020, ठीक है। देन उसके बाद रेफ्यूजी क्राइसिस एंड इस्लामोफोबिया, पोस्ट टेरर अटैक्स लेड टू स्टिग्माइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। तो मुस्लिम्स को एक शक की नजर से देखा जाने लगा एंड क्रिएटेड पॉलिटिकल बैकलैश स्पेशली इन यूरोप एंड यूएस, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया का पर्सपेक्टिव अगर देखें तो इंडिया एज अ विक्टिम, तो इंडिया में भी बहुत सारे अटैक हुए हैं, ये आप देख लेना, मैंने मेंशन कर रखे हैं। 26/11 वाला मुंबई अटैक, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, ठीक है। देन उसके बाद ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उनके थ्रू हुए, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद एटसेट्रा। देन इंटरनेशनल एडवोकेसी क्या है, इंडिया हैड कॉल्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एट द यूएन, तो इंडिया का एक कॉल था एट द यूएन ताकि इस पे एक स्पेसिफिक लॉ बनाया जा सके और इसको ग्लोबली कर्व किया जा सके, ठीक है। देन 6 ग्लोबल कंसेंसस ऑन डिफाइनिंग टेररिज्म, ठीक है। तो ये चाहते हैं हम लोग इंडिया से, ठीक है। अब कंक्लूजन है, तो इस कंक्लूजन को आप पढ़ लेना और इसी के साथ हमारा ये यूनिट मतलब यूनिट नंबर 4 ऑफ द पॉलिटिकल साइंस ऑफ 4th सेमेस्टर इज ओवर। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं जल्दी।